Welcome back. Now across to Belgavi Live, where the Prime Minister has taken to stage and is addressing farmers. वीर कित्तूरू रानी चेन्नम्मा संगोली रामण्णा ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. मंच पर विराजमान कर्नाटक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गणमान्य किसान नेता श्रीमान येदियुरप्पा जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री अनंत कुमार, श्रीमान सदानंद गौड़ा, कर्नाटक विधान परिषद विपक्ष नेता श्रीमान ईश्वरप्पा जी, विधानसभा नेता विपक्ष श्रीमान जगदीश शेट्टर जी, राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव श्री संतोष जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री सिद्धेश्वरा जी, श्री मुरलीधर राव, राज्यसभा में सांसद श्री प्रभाकर राव कोरे, यहां के जनप्रिय सांसद श्रीमान सुरेश अंगड़ जी और विशाल संख्या में पधारे आए हुए मेरे लाखों लाखों किसान भाई और बहनों, आज हमारे किसान नेता श्रीमान येदियुरप्पा जी के जन्मदिन पर मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये सुभग संयोग है कि उनके जन्मदिन के इस अवसर पर ये किसान रैली भी हो गई। येदियुरप्पा जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, आप लोग परसों आने वाले बजट का इंतजार करते होंगे। देश भी दुनिया भी आज भारत की विकास यात्रा का गौरवगान कर रहे हैं। आपको पता है, जिन दिनों मुझे दिल्ली की जिम्मेवारी मिली तब देश की हालत क्या थी, अखबार किन बातों से भरे पड़े रहते थे, टीवी में किन बातों की डिबेट हुआ करती थी। पूरा देश
भ्रष्टाचार के कारण परेशान था। जल हो, थल हो, नभ हो, एक ही बात कान पे आती थी, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। भाइयों बहनों, 18 महीने हो गए आपने मुझे एक प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा करने का अवसर दिया है। हमारे विरोधियों ने भी जो सुबह शाम जिसको कोई गिनता नहीं ऐसे मुद्दों पर भी बयानबाजी करते हैं, इन लोगों ने भी इस सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया। झूठा आरोप लगाने की भी हिम्मत नहीं कर पाए। भाइयों बहनों, एक तरफ दुनिया में हिंदुस्तान की साख पूरी तरह गिर चुकी थी। विश्व भारत को गिनने को तैयार नहीं था, ये हालत पैदा हो गए थे। भारत आर्थिक संकटों से गुजर रहा था। हर प्रकार से देश में आर्थिक स्थिति बेहाल होती चली थी। ऊपर से भ्रष्टाचार भारत को दीमक की तरह तबाह कर रहा था। एक निराशा का माहौल था। आज पूरे विश्व में ये चर्चा हो रही है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे दुनिया की रेटिंग एजेंसी हो, हर कोई एक स्वर से कह रहा है कि आज अगर कोई आशा की किरण है तो वो आशा की किरण हिंदुस्तान है। सारी दुनिया में आर्थिक स्थिति डामाडोल है। दुनिया के बड़े बड़े महारथी कहने वाले देश भी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। पूरे विश्व में इतना बड़ा भयंकर मंदी का माहौल होने के बावजूद भी एक अकेला हिंदुस्तान तेज गति से आर्थिक प्रगति कर रहा है। और ये दुनिया के सभी प्रमुख एजेंसी इस बात को हर फोरम में डंके की चोट पर कह रहे हैं। एक तरफ दुनिया में मंदी हो, 2 साल लगातार भारत में सूखा रहा हो, विरासत में आर्थिक संकटों के सिवाय कुछ न मिला हो, उसके बावजूद भी 1.5 साल के भीतर भीतर इन संकटों से देश को हमने बाहर निकाला है और विश्वास के साथ आगे बढ़ता हुआ हमने
आज दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, इस देश को आने वाले दिनों में विकास की नई ऊंचाइयों को अगर पार करना है और तेज गति से आगे बढ़ना है, किसी भी प्रकार के संकटों के बीच भी अपनी तेज गति की रफ्तार को रुकने नहीं देना है, तो विकास की यात्रा को 3 आर्थिक मजबूत पिलर पर खड़ा करना होगा। 1/3 हमारी एग्रीकल्चर, हमारी किसानी, हमारी खेती, हमारे किसान, 1/3 मैन्युफैक्चरिंग और 1/3 सर्विस सेक्टर। इन तीनों को एक साथ हम बढ़ावा देंगे, तब जाकर के किसी भी संकट को यह देश पार कर सकता है। हमने जो विकास की ओर बल दिया है, वो 3 मूलभूत बातों पर बल दिया है। हमारी खेती, हमारा किसान, हमारा गांव, हमारा गरीब कैसे ताकतवर बने, हमारे देश में नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए नए नए उद्योग कैसे प्रस्तावित हो और भारत जैसा विशाल देश 65% नौजवान लोग हो, यहां सर्विस सेक्टर के लिए बहुत सुविधा हो। दुनिया को जो चाहिए वो सब कुछ देने की ताकत जिस देश में हो, वहां सर्विस सेक्टर क्यों न आगे बढ़े। और इसलिए हम इन बातों पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने कृषि क्षेत्र में भी बहुत सुविचारित रूप से कदम उठाए हैं और उन कदमों का आज नतीजा नजर आने लगा है। हमारे देश में अगर आजादी के बाद जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट, अगर इसको प्राथमिकता दी गई होती तो आज सूखे की मार से मेरे किसान को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आती। किसान को अगर पानी मिल जाए, पानी, तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है। किसान सम्मानी होता है, वो किसी की मेहरबानी का मोहताज नहीं होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने एक बात पर बल दिया है और हमने योजना बनाई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 50,000 करोड़ रुपयों की लागत से देश के किसानों के खेत तक पानी पहुंचे कैसे, इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नदियों को जोड़ने का काम ये देश को बचाएगा। राजनीतिक मतभेद छोड़ करके, मेरा तेरा का भाव छोड़ करके हम सबने नदियों को जोड़ने का मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज वही नदी बाढ़ आती है तो किसान को बर्बाद कर देती है,
और वर्षा नहीं होती तो वही नदी किसान के लिए चिंता का कारण बन जाता है कि नदी में पानी कब आएगा। और इसलिए वाटर मैनेजमेंट ये हमारी आवश्यकता है। हमारे सामने दुनिया के कई देश हैं जिन्होंने बारिश कम होने के बाद भी, नदियां नहीं होने के बाद भी जल प्रबंधन करके, वाटर मैनेजमेंट करके, उत्तम से उत्तम खेती करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। भाइयों, इजराइल एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिसने कम से कम पानी में कृषि क्रांति कैसे हो ये करके दिखाया है। और इसलिए हमें भी जल संचय पर भी बल देना होगा, जल सिंचन पर भी बल देना होगा। बूंद बूंद पानी, इसको हम कैसे रोके। और पानी ये कारखाने में पैदा होने वाली चीज नहीं है। पानी ये तो परमात्मा का प्रसाद है, प्रसाद। किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाए और प्रसाद दें और उसमें से एक दाना भी गिर जाए तो हमें मन में पीड़ा होती, अरे रे भगवान का प्रसाद गिर गया। हम 4 बार भगवान की माफी मांगते हैं और उस प्रसाद को उठा लेते हैं। ये पानी भी भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। उसकी एक बूंद भी अगर बर्बाद हो तो हमें ईश्वर की माफी मांगनी चाहिए। और इसलिए ये प्रसाद है, उसको बर्बाद नहीं होना है, इस पानी को रोकना है। हमने एक बात पर बल दिया है कि मनरेगा वो सिर्फ गड्ढे खोदने के लिए पैसों का बर्बादी नहीं होनी चाहिए। उन पैसों का प्रोडक्टिव उपयोग होना चाहिए, एसेट क्रिएशन होना चाहिए। और इसलिए हमने गत वर्ष से मनरेगा में बड़े आग्रह रखे हैं, राज्यों पर दबाव पैदा किया है कि मनरेगा का काम होगा तो पहली प्राथमिकता पानी के कामों के लिए ही होनी चाहिए, जिसमें कैनाल को ठीक करना है, तालाब बनाने हैं, जल संचय करना है, छोटे छोटे चेक डैम बनाने हैं। सारा पैसा पानी बचाने के लिए करना चाहिए। अगर एक बार मनरेगा का पैसा गांव-गांव, सिर्फ गड्ढे खोदने के लिए नहीं, पानी बचाने के लिए अगर किया जाएगा तो हमारे गांव-गांव वो पानी जब जमीन में जाएगा तो पानी का स्तर ऊपर आएगा, पानी शुद्ध होगा। और पानी जितना हम बचाएंगे, दूसरा हमने कहा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से ज्यादा फसल। और इसलिए जितना महात्म्य जल संचय का है उतना ही महात्म्य जल सिंचन का भी है। आज ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, माइक्रो इरिगेशन, इसके द्वारा फसल पैदा करना आसान हो गया है। सरकार उसके लिए योजनाएं दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा माइक्रो इरिगेशन को अपनाएं। बूंद बूंद पानी से हमारे किसानों के दिमाग में सालों से भरा पड़ा है कि जब तक फ्लड इरिगेशन नहीं होता है, खेत लबालब पानी से भरा हुआ नहीं होता है, फसल पूरी तरह पानी में डूबी हुई नहीं दिखती, तब तक
फसल पैदा नहीं होती है और इसके लिए वो जितना पानी जरूर हो ना हो डालता ही रहता है। गन्ने का किसान तो ये मानने को कभी तैयार नहीं है कि माइक्रो इरिगेशन से गन्ने की खेती हो सकती है। भाइयों बहनों, मैंने इस विषय में अनुभव करके देखा है। स्प्रिंकलर के द्वारा, माइक्रो इरिगेशन के द्वारा गन्ने की खेती भी उत्तम से उत्तम हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर माइक्रो इरिगेशन से खेती गन्ने की जाए तो उसमें वो जो गन्ने का डंडा होता है पूरा, आप उसको क्या कहते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है, शुगर केन का, उसमें ताकतवर बनता है और उसमें जो शुगर कंटेंट है वो ज्यादा होता है। शुगर ज्यादा निकलती है, किसान को ज्यादा मुनाफा पहुंच सकता है। पानी बचता है, वो पानी और जगह पे काम आ सकता है। और इसलिए हमने कोटि कोटि रुपए जल संचय के लिए, माइक्रो इरिगेशन के लिए किसानों को योजनाएं ला करके दी है। भाइयों बहनों, दूसरी बात है, अगर हमें किसान को सफल करना है तो अगर पानी का प्रबंधन हो गया तो वो पहला कदम है। दूसरा कदम है उसकी जमीन की चिंता, जल की चिंता, जमीन की चिंता। अगर हम इसी प्रकार से फसल लेते रहेंगे, दुनिया भर की दवाइयां डालते रहेंगे, दुनिया भर के केमिकल फर्टिलाइजर डालते रहेंगे, तो हमारी जमीन बर्बाद होती रहेगी। हम बीमार हो जाते हैं तो समझदार लोग कहते हैं कि अरे भाई ज्यादा गोलियां मत खाओ, इससे बचोगे तो दूसरा नया ले आओगे। दवाइयां कम खाने के लिए कहते हैं कि भाई देखो आयुर्वेदिक लो, ढीकना लो, फलाना लो, लेकिन ये इतनी सारी ढेर दवाइयां बंद करो, बर्बाद हो जाओगे। ऐसा बीमार है तब भी कहते हैं। जैसे दवाइयां, फालतू दवाइयां खा खा करके शरीर बर्बाद हो जाता है ना, वैसे ये मेरी भारत माता भी बीमार हो जाती है, ये हमारी जमीन भी बर्बाद हो जाती है। और इसलिए मेरे किसान भाइयों बहनों, हमें पता तो होना चाहिए कि हमारी जमीन की तबीयत कैसी है। कहीं हमारी जमीन को कोई बीमारी तो नहीं लग गई है, हमारी जमीन के कोई ताकत खो तो नहीं दी है। और इसलिए हमने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है, सॉइल हेल्थ कार्ड। अगर स्वस्थ धरा है तो खेत हरा है। और इसलिए गांव-गांव किसानों की जमीनों के सैंपल लेकर के लेबोरेटरी में टेस्ट किए जा रहे हैं, उसका रिपोर्ट किसानों को पहुंचाया जा रहा है। जैसे इंसान बीमार हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि जाओ पहले भाई ब्लड टेस्ट करा के ले आओ, यूरिन टेस्ट करा के ले आओ, उसका रिपोर्ट देखता है, उसके बाद बीमारी तय करता है, फिर दवाई देता है। जो बात इंसान के शरीर को लगती है वो बातें ये भारत माता को भी लगती है, इस जमीन को भी लगती है। और इसलिए हमने सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को देने का एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है। इस वर्ष में कोटि कोटि किसानों तक पहुंचने का प्रयास शुरू किया है। और 2017 जब हिंदुस्तान की आजादी के 70 साल होंगे, हिंदुस्तान के सभी किसानों के पास सॉइल हेल्थ कार्ड पहुंचाने का हमारा इरादा है और हम लगे हैं।
अब सॉइल हेल्थ कार्ड तो मिल जाए, सॉइल हेल्थ कार्ड बन जाए, लेकिन अगर आप उसके अंदर जो बातें आई है उसको ध्यान में ही न लें और जो आपके दादा करते थे, पिता करते थे, वही आप करते रहेंगे, फिर तो उस सॉइल हेल्थ कार्ड का लाभ नहीं होगा। अगर आप बीमार हैं और लेबोरेटरी में जाकर के ब्लड टेस्ट करवाया, यूरिन टेस्ट करवाया, अगर पता चला कि डायबिटीज है, तो फिर खान पान में नियम बदलने पड़ते हैं, चलने फिरने में नियम बदलने पड़ते हैं, दवाइयां बदलनी पड़ती हैं। उसी प्रकार से जमीन के रिपोर्ट में कोई कमी महसूस हुई तो हमने उस प्रकार से अपनी फसल तय करनी पड़ती है, उस प्रकार से अपनी फसल में दवाइयां डाली जाती हैं, उस प्रकार से अपने फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है। और इसलिए मेरे किसान भाइयों बहनों, एक तरफ हम जल पर जोर दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम जमीन पर जोर दे रहे हैं। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, मैं नौजवानों से भी आग्रह करता हूं, खास करके बेंगलोर के नौजवानों को आग्रह करता हूं। आज जब हमने स्टार्टअप का अभियान चलाया है, तो मेरे नौजवान नए इनोवेशन करें। आज विज्ञान की महत्व बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ रहा है। आज तो आप अपने मोबाइल फोन से अपना बीपीपी नाप सकते हैं, अपने हार्ट का भी माप सकते हैं, पल्सेस को भी नाप सकते हैं, ब्लड का रिपोर्ट भी निकाल सकते हो। इतनी सारी चीजें आ गई है। क्या ये हमारे नौजवान जो नई नई खोज करते रहते हैं, क्या वे ऐसा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते कि जो किसान खुद अपनी जमीन की तबीयत को नाप सके, क्या बीमारी है क्या नहीं, वो साधन अपना रख लेगा, करता चलेगा। ये स्टार्टअप के लिए मैं आह्वान करता हूं नौजवानों को, और मैं गांव के नौजवानों को कहता हूं, जिस प्रकार से शहरों में पैथोलॉजी लेबोरेटरी होती है, क्या तहसील के मदद पर प्राइवेट जमीन की तबीयत देखने वाली लेबोरेटरियां हमारे नौजवान क्यों न खोले। अगर आप ये करना तैयार हैं, सरकार उसके लिए योजना बनाने के लिए तैयार है, मुद्रा योजना से पैसा देने के लिए तैयार है, और किसानों को आदत लग जाएगी कि वो अपने जमीन के नमूनों तपास करवाता रहे और हर साल करवाता रहे। आप देखिए कितना बड़ा बदलाव आता है। नौजवान को रोजगार मिल जाएगा, देश टेक्निकली आगे बढ़ेगा, और मेरे किसान को हर साल पता चलेगा कि मेरी जमीन में कोई बीमारी तो नहीं घुस गई है। भाइयों बहनों, तीसरी बात महत्व की है, बीज। उत्तम से उत्तम प्रकार के बीज तैयार कैसे हो, उसका परीक्षण परफेक्ट हो, किसान का चीटिंग ना हो, उसके साथ बेईमानी ना हो। वरना कभी कभी किसान बेचारा बाजार से बीज ले आता है, बो देता है, 3 महीने के बाद पता चलता है कि मैं तो लूट गया, कुछ नहीं निकला। फिर उसके पास कोई जीने के लिए रोने के सिवाय कोई सहारा नहीं रहता है। और इसलिए भाइयों बहनों, सरकार ने आग्रहपूर्वक बीज की तरफ ध्यान देने की दिशा में प्रयास किया है। किसान को फर्टिलाइजर चाहिए। मुझे याद है कि पिछले बार जब हमारी नई सरकार बनी थी, अभी तो सरकार को 1-2 महीने हुए थे, और मैं देख रहा था कि सभी मुख्यमंत्रियां बारी बारी से चिट्ठियां लिखते थे। और चिट्ठी किस बात की? एक ही विषय को लेकर के मुख्यमंत्रियों की चिट्ठियां आती थी कि हमें यूरिया चाहिए, हमारे किसान परेशान है, भारत सरकार यूरिया क्यों भेजती नहीं है, जल्दी भेजो, मुश्किल हो रहा है। उनके अफसर दिल्ली आते थे, 2 दिन रुकते थे, फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आते थे, वो भी दरवाजे खटखटाते थे, और कई कई स्थानों पर तो यूरिया लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगती थी। कुछ स्थानों पर यूरिया की कालेबाजारी होती थी, कुछ स्थानों पर यूरिया लेने के लिए आने वाले किसानों की भीड़ इतनी हो जाती थी कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता था।
ये सारी बातें हमने देखी और हमने इस पर ध्यान केंद्रित किया। और मैं मेरे मित्र अनंत कुमार को बधाई देता हूं कि फर्टिलाइजर मिनिस्टर के नाते इतने कम समय में उन्होंने ऐसा अद्भुत काम किया कि इस वर्ष मुझे एक भी मुख्यमंत्री ने यूरिया के लिए चिट्ठी नहीं भेजी है। एक भी चिट्ठी नहीं है। कहीं पर भी अखबार में, टीवी पर यूरिया के लिए किसानों की कतार लगी है, ऐसा दृश्य नहीं देखने को मिला है। और कहीं पर भी किसान को लाठीचार्ज का शिकार नहीं होना पड़ा है। अगर किसान को यूरिया पहुंचाने का प्रबंधन में हमने ठीक किया, कोई रातों रात हमारा उत्पादन बढ़ने की संभावना नहीं थी, फिर भी हमने बढ़ाया। लेकिन सबसे बड़ा काम किया, यूरिया की जो चोरी होती थी, भ्रष्टाचार होता था, काले बाजारी होती थी, उस पर ताले लगा दिए। और ये जो लोग चिल्लाते रहते हैं ना, परेशान रहते हैं ना मोदी के खिलाफ, यही तो कारण है भाई। ये चोर बाजारी बंद हो गई तो फिर मोदी से नाराज नहीं होंगे तो क्या होगा? मोदी उनके आंख में चुभता है, क्योंकि 60 साल तक मुफ्त की मलाई खाई हुई है, वो सब बंद होने जा रहा है, इसलिए परेशानी हो रही है। और भाइयों बहनों, मैंने चुनाव में भी वादा किया था, जब तक मैं बैठा हूं दिल्ली की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। मैंने कहा था आपको। आज हमने फर्टिलाइजर की चोरी को रोका है। इतना ही नहीं, हमने एक और कदम उठाया है, नीम कोटिंग यूरिया। अब नीम कोटिंग यूरिया ये कोई नरेंद्र मोदी वैज्ञानिक नहीं है, ये कोई मैंने खोज नहीं की है, ये शास्त्र कोई अनजाना नहीं था। कागज पर तो पहले भी सरकारें नीम कोटिंग यूरिया की बातें करती थी, फाइलों में भरा पड़ा है, लेकिन लागू नहीं करते थे। करते थे तो दिखाने के लिए थोड़ा करते थे। थोड़ा करने से चोरी नहीं रुकती भाई। अगर घर में 3 दरवाजे हैं और एक दरवाजा बंद कर दिया और आप कहें कि अब चोरी नहीं होगी, तो वो 2 दरवाजों से तो आएगा ही आएगा भाई। और इसलिए हमने तय किया, भारत सरकार की तिजोरी से पैसा जाएगा तो जाएगा, लेकिन हम 100% यूरिया का नीम कोटिंग करेंगे। भाइयों बहनों, आज मैं सर झुका करके मेरे किसान भाइयों के सामने खड़ा हूं और गर्व के साथ कहता हूं कि आपके इस प्रधान सेवक ने, मेरे साथी अनंत कुमार ने दिन रात मेहनत करके आज 100% यूरिया का नीम कोटिंग कर दिया है। नीम कोटिंग का क्या फायदा? नीम कोटिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान जब अगर मानो 10 केजी यूरिया उपयोग करता है, लेकिन अगर नीम कोटिंग वाला करता है तो 7 केजी से भी काम चल जाता है, 3 किलोग्राम का पैसा बच जाता है, क्योंकि उसमें यूरिया में एक नई ताकत आ जाती है नीम कोटिंग के कारण, जो जमीन को, फसल को ज्यादा फायदा दिलाती है। ये तो सीधा सीधा किसान को फायदा हुआ। दूसरा, पहले फर्टिलाइजर केमिकल कंपनियों में सीधा सीधा चलाया जाता था, क्योंकि सब्सिडी वाला होता था, बिल्कुल मुफ्त जैसा मिल जाता था और उनको तो अरबों खरबों रुपए कमाई के मिल जाते थे। अब नीम कोटिंग करने के कारण ये यूरिया किसान के सिवाय किसी के काम नहीं आ सकता है। चोरी करके ले जाएगा तो भी बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं आ सकता। ये दूसरा फायदा हुआ। तीसरा फायदा, इन दिनों गांव गांव महिलाओं के विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, उन्होंने एक नया उद्योग शुरू किया है। नीम के पेड़ के जो फली होती है उसको इकट्ठा करते हैं, कंपनियां उसको खरीदती हैं, ताकि वो नीम कोटिंग के लिए जरूरत पड़ती है, नीम के पेड़ से निकलता है वो।
इसके कारण गांव के गरीब लोगों को मजदूरी मिलने लगी, कमाई होने लगी, वो और एक अतिरिक्त काम हो गया। भाइयों बहनों, नीम कोटिंग यूरिया के कारण आपकी जमीन को बचाने में, आपकी फसल को बचाने में और आपके 1/3 पैसे बचाने में काम आने वाला है। इसलिए मेरी किसान भाइयों से आग्रह है कि आप नीम कोटिंग यूरिया के सिवाय कोई यूरिया को हाथ मत लगाना। कोई लेके आता है तो, अगर कोई लाया है तो समझ लीजिए वो फालतू झूठी चीज लेकर के आया है। नीम कोटिंग यूरिया को ही हाथ लगाना। और दूसरा, नीम कोटिंग यूरिया लेते हो तो पहले अगर 10 किलो उपयोग करते थे तो अब 7 किलो से काम चल जाएगा। ज्यादा उपयोग करने की जरूरत नहीं है। आप करके देखिए और आप 1 साल में देखेंगे कैसे जमीन भी सुधरती है, फसल भी बढ़ती है, ये आपको नजर आ जाएगा। भाइयों बहनों, दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारा किसान इतनी मेहनत करता है, लेकिन कभी परमात्मा रूठ जाता है। या तो बारिश आती नहीं, या तो अधिक आती है, या तो देर से आती है। किसान का तो साल बर्बाद हो जाता है। ये किसान को सुरक्षा कैसे मिले, ऐसा सुरक्षा का कवच कैसे दिया जाए? भाइयों बहनों, ये चिंता मुझे लगातार सताती रहती थी। ऐसी कैसी व्यवस्था करें कि जिसके कारण हमारे किसान को कभी निराशा न हो। उसको लगना चाहिए कि उसकी मेहनत पानी में नहीं जाएगी। अरे परमात्मा रूठे तो रूठे, लेकिन सरकार रूठ नहीं जाएगी, ये विश्वास उसको पैसे पैदा। और इसके लिए हमने मैं खुद समय देता था, किसान समूहों से बात करता था, अलग अलग राज्यों के किसान समूहों से बात की, प्रोग्रेसिव किसानों से बात की, वैज्ञानिकों से, अर्थशास्त्रियों से, हर किसी से बात करता रहा। और एक ऐसी व्यवस्था, फसल बीमा कैसा हो ताकि मेरे किसान को एक नया विश्वास पैदा हो। भाइयों बहनों, ये बड़े मंथन के बाद, बहुत विचार विमर्श करने के बाद ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। मेरे भाइयों बहनों, आपको लगेगा उसमें नया क्या है, पहले भी थी। सबसे पहले हमारे देश में फसल बीमा योजना लाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। उसके बाद दूसरी सरकार आई, उसने उसमें कुछ कुछ इधर उधर कर दिया, तो किसानों को लगा अब तो मर गए भाई, ये तो कुछ हो रहा ही नहीं, तो किसान भागने लगा। लेकिन भाइयों बहनों, इतनी सारी फसल बीमा योजनाएं आई और गई, लेकिन इस देश में किसी गांव में अगर 100 किसान है तो 20 से ज्यादा किसानों ने फसल बीमा योजना का लाभ ही नहीं लिया। क्यों? क्योंकि देखते उसको लगता है यार पैसा तो जाएगा, आएगा कुछ नहीं, फसल भी जाएगी, पैसा भी जाएगा, क्योंकि वो योजनाएं ऐसी थी कि कोई किसान उस फसल बीमा योजना पे भरोसा नहीं कर सकता है। एक तो प्रीमियम बहुत ज्यादा था। मुझे अभी कुछ लोगों ने आंकड़े भेजे थे गोरखपुर के, मैं हैरान था। कुछ फसल तो ऐसी थी 50% से भी ज्यादा प्रीमियम की बातें होती थी। कुछ फसल ऐसी थी, कुछ इलाके ऐसे थे जहां 12%, 20%, 14% प्रीमियम। ये किसान कैसे देगा? भाइयों बहनों, हमने तय कर लिया, मौसम के अनुसार प्रीमियम तय कर दिया। खरीफ का रेट
रबी का रेट। अगर खरीफ है तो 2%, रबी है तो 1.5%। भाइयों बहनों, ये काम हमने कर दिया और इसके कारण किसान के जो पैसा देगा उससे 90% पैसा भारत सरकार के खजाने से जाएगा। किसान के नसीब में 2% पैसे से ज्यादा पैसा नहीं जाएगा। बाकी सारा भुगतान भारत सरकार के खजाने से किया जाएगा और इसलिए किसान को एक चिंता मुक्त कर दिया है हमने। दूसरी बात, कुछ नई चीजें हमने जोड़ी है। पहले अगर किसान ने अपनी फसल तैयार की, फसल तैयार होकर के काट करके रख दिया, खेत में ढेर कर दिया है, अब बस बाजार में बेचने के लिए जाना है और अचानक बारिश आ गई, अचानक ओले गिर गए, अचानक प्राकृतिक तूफान आ गया, तो उसकी तो फसल बर्बाद हो गई। सारी मेहनत करके रखा है, बस बाजार में जाने को तैयार है और बर्बाद हो गया। ऐसा होता था जैसे नौजवान बेटा नौकरी के लिए पहले दिन जा रहा हो, माँ बाप की आशा अपेक्षाएं पूरी करने वाला हो और जाते ही एक्सीडेंट में रास्ते में कहीं मर जाए, माँ बाप के सपने खत्म हो जाते हैं। अगर ढेर फसल तैयार हुई हो और अचानक बर्बादी हो जाए, किसान का क्या होगा? फसल बीमा में कभी भी इसकी चिंता नहीं की गई। भाइयों बहनों, ये ऐसा बीमा है जिसमें हमने कहा है कि किसान ने फसल काट करके रखी है, बाजार में बेचने को तैयार हो गई है, लेकिन अगर फसल काटने के 14 दिन के भीतर भीतर भी अगर कोई तूफान आया तो भी किसान को उस फसल का बीमा दिया जाएगा। भाइयों, ये पहली बार देश में हो रहा है। पहले हमारे यहां फसल बीमा तय होता था तो एक पूरा 5, 50, 100 गांवों का हिसाब लगाया जाता था और उसका एवरेज निकालते थे। अब 15 गांवों में अच्छी बारिश हो गई और 10 गांवों में बिल्कुल खराब स्थिति रही, लेकिन एवरेज निकालोगे तो एवरेज समान आएगी। उसमें जिसको बारिश नहीं उसकी बर्बादी का क्या? भाइयों बहनों, हमने निकाल करके उस इकाई को इतना छोटा कर दिया है ताकि किसी किसान को बगल वाले के यहां भले बारिश आई हुई हो लेकिन अपने यहां बर्बादी आई है तो उसको फसल बीमा का लाभ मिल सकता है। तीसरी बात, ओले गिरे, जल भराव हो जाए, भूस्खलन हो जाए, हमारे किसान को कुछ नहीं मिलता था। और ओले कोई पूरे जिले में तो गिरते नहीं है, कभी कभी तो एक गांव में सब खेत में ओले नहीं गिरते, 2-4 खेत में ही ओले गिरते हैं। वो क्या करेगा बेचारा? सरकार के पैरामीटर वो बैठता ही नहीं है। हमने इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कह दिया, अगर एक किसान के यहां भी अगर भूस्खलन हो गया, जल भराव हो गया, ओले गिर गए, तो भी उसको फसल बीमा का लाभ मिलेगा। बहुत बड़े ऐतिहासिक निर्णय किए हैं मेरे भाइयों, ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। तीसरा, एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया है। अब तक हमारे यहां योजना यह थी कि आप अगर बारिश का इंतजार कर रहे हो, सोच रहे हो कि जून महीने में बारिश आएगी, नहीं आई, सोच रहे हो जुलाई में आएगी, नहीं आई, अगस्त में आएगी, नहीं आई, तो फिर आप फसल बोते ही नहीं है क्योंकि आपको मालूम है भाई अब तो बेकार गया। अब मुझे बताइए, ऐसी स्थिति में किसान की फसल तो बर्बाद नहीं हुई, वो बेचारा साल भर पेट कैसे भरेगा? भाइयों बहनों, ये पहली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हमने ऐसी योजना लाए हैं कि मान लीजिए
कि आप सब कुछ तैयारी कर चुके हैं, लेकिन बारिश नहीं आई, इसलिए आप बोवनी नहीं कर पाए, फसल बो नहीं सके हैं। तो अब आपको साल भर गुजारा करने के लिए एक निश्चित अमाउंट तक फसल बीमा योजना से फसल न बोने के बावजूद भी पैसा दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आज बड़े विश्वास और गर्व के साथ कहता हूं कि किसानों ने जो मुझे मार्गदर्शन किया, विचार बताए, उन सबको हमने समाविष्ट किया है और पहले की फसल बीमा योजनाओं में जितनी कमियां थी वो सारी कमियां दूर कर दी है और उन सारी कमियों को दूर करके एक परफेक्ट प्रोडक्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लेकर के आए हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मुझे आपसे मदद चाहिए। मदद करोगे? मुझे पूरा सारा ये लाखों लोग बताएं, मदद करोगे? मेरी मदद करोगे? करोगे भाइयों? वहां दूर दूर जो हैं, उनसे भी मैं सुनना चाहता हूं, करोगे? भाइयों बहनों, अब तक 100 में से सिर्फ 20 लोग ही फसल बीमा लेते थे। क्या कम से कम आप मुझे वादा करते हैं कि आपके गांव में कम से कम आधे किसान फसल बीमा लेके रहेंगे? ये 20% से हम 50% तक पहुंच सकते हैं क्या? आप देखिए, सारी स्थिति बदल जाएगी। फिर 100% होने में देर नहीं लगेगी, फिर 100% होने में देर नहीं लगेगी। एक बार ये ब्रेक थ्रू करने की आवश्यकता है और इसलिए मेरे किसान भाइयों से आग्रह है, जितना ज्यादा किसान फसल बीमा लेगा उतना ज्यादा पैसा भारत सरकार के खजाने से जाने वाला है, ज्यादा जाने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहता हूं कि आप फसल बीमा योजना से जुड़े। भले दिल्ली सरकार का खजाना खाली हो जाए, लेकिन मेरा किसान इस योजना का लाभ ले। इस काम के लिए मैं आज आपके घर तक आकर के ये बात समझा रहा हूं मेरे भाइयों बहनों। इस बार सूखे की स्थिति रही, 2 साल सूखा रहा है, कर्नाटक में भी सूखे की स्थिति रही। भाइयों बहनों, ये किसानों के लिए काम करने वाली सरकार है। देश की आजादी के बाद कभी भी कर्नाटक को अकाल के अंदर जितना पैसा मिला है उससे ज्यादा पैसा इस वर्ष भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार को दिया है। 1540 करोड़ रुपया ये भारत सरकार ने किसानों के लिए दिया है। लेकिन मुझे हमारे एमपी मिलते थे, वो शिकायत करते थे। इवन कांग्रेस के एमपी भी मिलते थे, वो कहते थे साहब भारत सरकार पैसे नहीं देती है। मैंने उनको बताया, देखो भाई इतना पहुंचाया है। तब ध्यान में आया कि पैसे तो यहां कर्नाटक की तिजोरी में पड़े हैं, सारे अफसर बाबू रुपयों की नोटों पर सोए बैठे हैं। हमने फिर जोर लगाया, अफसरों को भेजा, दबाव डाला और तब जाकर के किसानों को पैसा भेजना शुरू हुआ। और हमारा आग्रह है कि ये उसके जनधन अकाउंट में जाना चाहिए, डायरेक्ट अकाउंट में जाना चाहिए। कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। और कोई बिचौलिया नहीं है तो यार कुछ लोगों को काम करने में मजा ही नहीं आता है। भाइयों बहनों, हम जब आए, गन्ना किसानों का 21,000 करोड़ रुपया, ये छोटी अमाउंट नहीं है। हमारे गन्ना किसानों का 21,000 रुपया, 21,000 करोड़, 21,000 करोड़ रुपया बकाया बाकी था। अगर किसान का 21,000 करोड़ रुपया कोई देता नहीं है, वो किसान का क्या हाल होता होगा। हमने इस काम को हाथ में लिया, योजनाएं बनाई, चीनी मिलों से बात की, गन्ना किसानों से बात की, बैंक वालों से बात की। और मेरे किसान भाइयों बहनों, आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि इतने कम समय में सूखा होने के बाद भी
50 प्रकार के आर्थिक संकट विरासत में मिलने के बावजूद भी 21,000 करोड़ से अब सिर्फ 1,800 करोड़ रुपया बच गया है। 1,800 करोड़ रुपया किसान के सीधे खाते में पैसा पहुंचाने का हमने काम किया है। और इसलिए मेरे किसान भाइयों बहनों, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि अगर किसान किसी पर भरोसा कर सकता है तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार पे भरोसा कर सकता है। किसान के लिए काम करने वाली सरकार है जो हर छोटी बात को, और आप देखिए मैं पूरी तरह किसानों के लिए आया हूं, किसान की बात करने आया हूं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, किसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए मैं एक संकल्प लेकर के आया हूं। गांव में मुझे बदलाव लाना है, गरीब की जिंदगी में बदलाव लाना है, किसान की जिंदगी में बदलाव लाना है। उसलिए सारे काम पर बल दे रहा हूं। आज आपने इतनी बड़ी विशाल संख्या में आकर के, और किसान जब आशीर्वाद देता है ना, तो वो आशीर्वाद जैसे खेत में फसल फलती है फूलती है, ये आशीर्वाद भी फलते हैं फूलते हैं। आपके आशीर्वाद फलेंगे फूलेंगे, हमें काम करने की नई ताकत देंगे, नया विश्वास देंगे, नई नई कल्पनाएं देंगे। आपकी कृपा से हम और अच्छा काम करेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं। मेरे साथ मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।